हेलो एवरीवन। आज हमारा ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ओजोन परत क्षरण। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार 2024 की मुख्य थीम क्या है? एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये 2024 की थीम है, हम इसको लिख देते हैं 2024। इसमें 2021 की दी हुई है जो कि अब हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है ओजोन। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है, कहाँ रहती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो 15 से 30 या 15 से 50 किलोमीटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है, वह है पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा? ओजोन के द्वारा। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हमें सुविधा उपलब्ध होती है। अगर सारी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लग जाएं तो हमें कई सारी स्किन डिजीज हो जाएंगी। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाला एक गैस क्या है? ओजोन, O3। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी रेस से। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का, स्किन डिजीज का, स्किन कैंसर का। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण यूवी रेस के शरीर पर पड़ने से क्या होता है? डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैस एवं द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर अथवा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में उपयोग होता है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है ध्रुवों के ऊपर। सबसे ज्यादा ओजोन का प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ध्रुवों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको लग रहा होगा कि बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहे हैं। दरअसल ये PYQ में जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उनका संकलन है। तो अगर ये टर्म बार बार रिपीट हो रही तो इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समताप मंडल। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है? तो CFC है, हेलोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हेलोन 1221 है और हेलोन 1301 है। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वो है ओजोन परत। 1 जनवरी 1979 से प्रभावित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। समताप मंडल में
ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा मोटाई कब होती है? वसंत ऋतु में। और सबसे कम कब होती है? वर्षा ऋतु में। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट। 0 डिग्री तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 mm की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट के। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग होता है सुगंध के फॉर्म के निर्माण में, एरोसोल केन में दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तीकारक के। CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का वह विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों में। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है? हिमाचल, केरल में। हिमाचल प्रदेश में शंकुवृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरवन, कच्छ वनस्पति। राजस्थान में पतझड़ वन पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय वन भी राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में थार मरुस्थल है। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? मेफ्रॉन। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था ब्रिटिश दल ने। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल, ओजोन हेलो, होल, हेलो लिखा है यहाँ पे, होल होना चाहिए, का पता लगाया GW केंट मूल ने। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाती है ओजोन का उच्च सांद्रण। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। यूवी किरण से संरक्षित करता है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य फेजिंग आउट के मुद्दे संबंधित हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो अगर आए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण से। अगला टॉपिक है वन एवं वन्यजीव। चमोली के रेनी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया था, तो गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया था। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविकीय पदार्थ अधिकतम होता है, कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। सर्वाधिक पादप एवं जंतु विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर जाना होगा वह है चंबल नदी। तो अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ियाल का प्राकृतिक आवास क्या है? चंबल नदी। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया हो, तो इसका निहितार्थ है कि इसे वही संरक्षण प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को। क्यों? क्योंकि बाघ भी अनुसूची 1 में संरक्षित है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय
उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता वह है घड़ियाल का, भारतीय जंगली गधा का और जंगली भैंसे का, क्योंकि ये तीनों ही संरक्षित हैं। जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। जंगल की आग। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया झारखंड में। जनवरी 2018 में भारत में के जिस राज्य में वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी दी गई तो सिक्किम में। सिक्किम ऐसा पहला राज्य है जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई है। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार। विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता क्या होती है? ये ऊंचे होते हैं, घने वृक्षों की विद्यमानता होती है जिससे कीट निरंतर वितान बनाते हों। कीट मतलब जो ऊपर की शाखाएं हैं वो एक घर टाइप का बना लेते हैं और आपस में कई पेड़ जुड़ने लगते हैं जिससे एक ऐसी छत टाइप की बन जाती है पेड़ों की। बहुत सी और विशेषता क्या क्या है? बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व होता है। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विश्व भर के लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय वनों में पाई जाती है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन की न्यूनतम संचित भूमि क्षेत्र है 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को जितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है 1/3 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन के संवर्ग में नहीं है राष्ट्रीय उद्यान को वन के संवर्ग में नहीं रखा गया है। वनों को वर्गीकृत किया जाता है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 4 वर्गों में वनों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है 20 वर्ष से 5 वर्ष। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो गए कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कब जारी की जाती है? हर 2 वर्ष में। और दूसरा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। नगरीकरण जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाई जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो नहीं लाए जा सकते अनिनवीकरणीय संसाधन। वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया गया है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सही है। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन पर निर्भर होता है। रीजन भी सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर। जो एक क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। संभाव्य संसाधन जैसे कुछ समय पहले तक यूरेनियम का उपयोग नहीं पता था तो लेकिन अब पता है तो उस समय के लिए यूरेनियम क्या हो गया? संभाव्य संसाधन हो गया। जिनका सर्वेक्षण किया गया है तथा उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है वो है वास्तविक संसाधन। जैसे आज वर्तमान में जिन भी संसाधन का प्रयोग हो गया, जैसे आप फोन का प्रयोग कर रहे हो तो ये भी एक संसाधन है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण NRSA प्रणाली से चित्रित वह भूभाग जो वास्तव में वनाच्छादित होता है कहलाता है वनावरण। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाए जाते हैं सुंदरवन में। ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारीय वन मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुंदरी वृक्ष एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। गोवा भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नागालैंड के पर्वत क्रम से बंजर होते जा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है झूम कृषि, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों में झूम कृषि अत्यधिक होती है। झूम कृषि में क्या होता है, 3-4 वर्षों तक कृषि करने के बाद उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में किसी पौधे को रखने का तात्पर्य क्या है, उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू कब किया गया, 25 अक्टूबर 1980 को। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, स्थापना कब की गई थी, 1906 में की गई थी। पर्यावरण से संबंधित है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीवी संस्थान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। JRV अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या भारत में कितनी पाई जाती है, 7.28%। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है तथा यह 50 फुट तक लंबी हो सकती है। तो व्हेल शार्क के बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक जानवर है जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिरोपोडा मेलानोलेनुका। काफी भयंकर सा नाम है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में। घड़ियाल एक प्रजाति है मगरमच्छ कुल की। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ तथा हाथी हैं संकटापन्न जातियों में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, वन कटाई के चिपको आंदोलन के नेता को माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपको आंदोलन का नेता कौन माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। जबकि चिपको आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट को। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया 3 मार्च को। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए। भारत में वन्य क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। सही बात है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। दोनों सही है और व्याख्या करता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों को। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड
NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1992 में। पेड़ पौधों एवं जंतुओं का सर्वाधिक विशेषता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ये चौड़ी प्रजातियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन पृथ्वी गिरह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती है ऑक्सीजन को। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन होती है अमेजन वर्षावनों द्वारा। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स हैं दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकॉर्पस सेंटिलिनस है। किसका? रेड सैंडर्स का। और कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी सफेद होती है रेड सैंडर्स की, जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। उसे रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस है गौड़ वन उपज। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया है बांस को। महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार हरी जिरौती के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करती है गोंड और कोरकू जनजाति। तो गोंड और कोरकू जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है? हरी जिरौती। आयुर्वेद और सिद्धा दवाइयों को बनाने में पूजा सामग्री एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड सैंडर लाल चंदन का। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का महत्व क्या है? इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनन बाध्यकारी है। याद रखना, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन समझौता बाध्यकारी है जो संयुक्त रूप से पेश करता है पर्यावरण और विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है वालपराई। वालपराई नगर कहाँ है? कोयम्बटूर केरल। चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान में से किसके क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान में। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60% भाग वन पाए जाते हैं भूटान में। एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण क्या कहा जाता है? हरी धातु। हरी धातु किसे कहा जाता है? एल्यूमीनियम को कहा जाता है। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतः पाए जाते हैं शुष्क सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं।
वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वन की एक पादप कृषि मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, तापरोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई अनाधिकार आखिर समस्या को और अधिक जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरेखाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देश स्थान है सुंदरवन। ये क्वेश्चन किस में आया था? ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में आया हुआ है। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बड़े कार्य करते हैं। गारन सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं वह है गारन के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोवों का निर्वनीकरण हुआ है। तो दोनों ही सही है। व्याख्या करते हैं। चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी महानदी डेल्टा क्षेत्र स्थित है। भितरकनिका मैंग्रोव में मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। एक रामसर स्थल 2002 में भितरकनिका मैंग्रोव को टेक्सास वृक्ष हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसंस रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो इसमें 3-4 फैक्ट मिल गए। एक तो टैक्सोल किससे प्राप्त होती है? टेक्सास वृक्ष से। ये आईयूसीएन की रेड डाटा बुक्स में सूचीबद्ध है। हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और पार्किंसन रोग की दवा बनाने के लिए प्रभावी है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोसोमियसिस रोग रहा। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में स्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिक आतंकवादी। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। स्पाइडर वानर भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है। चर्मपीठ कुर्म, लेदरबैक टर्टल और अनुमृग भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर। मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन हेतु। मियावाकी पद्धति के प्रणेता कौन थे? जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाए मियावाकी पद्धति किससे संबंधित है तो शहरी क्षेत्रों में वन लगाने से संबंधित है मियावाकी पद्धति। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोवों की चराई पर जीता है। और खराई ऊंट पाया कहाँ जाता है? कच्छ गुजरात में पाया जाता है। और खराई ऊंट को इंजेंडर्ड स्पीशीज घोषित किया गया है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो सही है और व्याख्या करता है। मैंग्रोव वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ साथ समुद्र और तट के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाले तीव्र लहरों से विनाश से बचाते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन पीटर्सबर्ग में किया गया। भारत का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन 2000 विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में 21 से 24 नवंबर को किया गया। नेपाल और भारत में वन जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना है टाइगर का।
टाइगर की खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के रूप में किया जाता है। तिब्बती बौद्धों द्वारा हिमालय से होकर यात्रा करेंगे तो आपको वहां जिन पादपों का प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है तो बांस और बुरुंश। तो अगर क्वेश्चन आता है बांस और बुरुंश प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं तो इसका आंसर होगा हिमालय। चीड़ इन वनों के मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जा सकते हैं। कहाँ पर? उपोष्णकटिबंधीय वन में। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास वर्ष चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार पौधों का रोपण करते हैं। वे समुदाय कौन है? पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गोंड और कोरकू। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत बनते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना लिया जाता है तो उसे जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। वन्यजीव एकमात्र संपत्ति है सरकार की। जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव समान संरक्षक का अधिकार होता है, संरक्षित क्षेत्र में भी और उसके बाहर भी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब प्रकाशित की गई थी? 1894 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1952 में। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 अथवा 66.6667 वन अथवा वनरक्षण होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 17% से अधिक होता है उन्हें अति सघन वन कहते हैं, और जिनका 40 से 70% तक होता है उन्हें मध्यम सघन वन कहते हैं, और जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% होता है उन्हें खुले वन कहते हैं। 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता, इन्हें झाड़ी की श्रेणी में रखा जाता है। ISFR 2021 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? 46,539 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 1.41%। ISFR 2019 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना था? 46,297 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.42 था। तो 2019 से और 21 के बीच झाड़ियों के क्षेत्रफल में 0.01 की कमी आई है। आगे बढ़े। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 21.67% भाग पर वनावरण, 2.89% भाग पर वृक्षावरण था। ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 17%, याद रखिए। ISFR 2021 के अनुसार देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशतता है 2021 के अनुसार ISFR 24.62%, जिसमें कुल वनावरण है 21.71%, वृक्षावरण है 2.91%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये थे
लेकिन अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश प्रतिशतता की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है, किंतु प्रथम स्थान पर उसमें मध्य प्रदेश है, इसमें मिजोरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, जबकि अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार एवं लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। और अगर प्रतिशतता की दृष्टि से देखें न्यूनतम, तो इसमें भी हरियाणा, पंजाब तो सेम ही है, लेकिन तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे पे यूपी, पांचवे पे गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य हैं। जो पहले पढ़ रहा था वो वनावरण था, अब पढ़ रहे हैं वृक्षावरण। तो सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र क्रमशः लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर है। ये वृक्षावरण है, ये वनावरण है। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला संघीय राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, पढ़ चुके हैं पहले, देखो ये रहा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम, पहले पढ़ चुके हैं इसको भी। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया, तो बांस को बांस अब एक गौण वन उपज के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतर्जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का स्तर 1000 से 3000 mm के मध्य एवं ताप का स्तर 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, तो मैंग्रोव कहलाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र हैं: पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश। ये मैंग्रोव में है। पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे में अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश। ISFR 2021 के अनुसार 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले हैं। अभी राज्य पड़ा, अब जिले। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में था, तो उसी का जिला होगा दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, उसके बाद कच्छ गुजरात, उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और जामनगर गुजरात। ये ISFR 2019 के पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा पुराना हो चुका है, अब इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले राज्य हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य हैं संत रविदास नगर, भदोही, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले हैं सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। देखो वनावरण वैसे भी सोनभद्र है और प्रतिशत में भी सोनभद्र है। और न्यूनतम वनावरण में न्यूनतम है संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर। और अगर प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता में भी न्यूनतम संत रविदास नगर भदोही ही है, उसके बाद मैनपुरी और देवरिया है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 6.15%।
उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है? 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.08%। राज्य के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.23%। ये 2019 का डाटा है जो कि काम का नहीं है, तो इसको काट देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं: रूसी संघ, ब्राजील एवं कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य हम पढ़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल है। वैश्विक वन संसाधन आकलन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का प्रारंभ किया गया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है: राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% भाग पर वनावरण है। राज्य के सभी जिलों में कुछ वन भूमि है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।